Hello everyone, this is Saloni Agrawal and today I am going to discuss Earth's energy budget with you. हम लोग हमारे लास्ट वीडियो के टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अर्थ के इंसोलेशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात करी थी. ठीक है, जिसने नहीं देखा हो वाई बटन में लिंक है, वहाँ पर जाके देख सकता है. ठीक है, अब बात आती है हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ, जिसको अर्थ एनर्जी बजट भी बोला जाता है. अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो इट सीम्स टू बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, बट ये ऐसा है नहीं. हम इसको आराम से पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे कि इंसोलेशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इसमें जो वेवलेंथ्स अलग अलग आती है शॉर्ट और लॉन्ग, उससे जो अर्थ का जो एनर्जी बजट है वो कैसे मेंटेन रहता है. कहने का मतलब ये है कि अगर अर्थ एज अ होल बात करें तो ना ही वो कोई एनर्जी एक्यूमुलेट करती है और ना ही कोई एनर्जी लूज करती है, देयर बाय मेंटेनिंग द कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, अगर एनर्जी एक्यूमुलेट कर लेती तो बहुत ज़्यादा अर्थ पे टेम्परेचर वार्म हो जाता, अगर बहुत ज़्यादा लूज कर देती, एक्स्ट्रा लूज कर देती तो कोल्डनेस बहुत ज़्यादा हो जाती. तो अर्थ एनर्जी बजट हमको यही समझाता है कि जितना अर्थ एनर्जी सन से रिसीव कर रही है उतनी ही वो वापस सेंड बैक कर देती है, और उसी की वजह से अर्थ पे जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है. ठीक है, अब हम इसको डेप्थ में समझते हैं. देखिए आप लोग, सबसे पहले यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इट इज योर शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन. ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि जो सन से इंसोलेशन आती है, ठीक है, वो कैसी होती है, शॉर्ट वेवलेंथ की होती है. ठीक है, और मेनली उसमें कौन सी आपके रेडिएशंस होते हैं, यूवी रेडिएशंस होता है, विजिबल लाइट होता है और कुछ नियर इंफ्रारेड रेडिएशंस भी होते हैं. ठीक है, हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि जो सन से रेज आई, लेट्स सपोज वो 100% है. ठीक है, इसमें से हमने बोला कि जो सन की रेज या फिर जिसको आप इंसोलेशन बोलते हो, जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करी तो उसमें से कुछ पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ स्कैटर्ड हो जाता है, कुछ डिफ्यूज हो जाता है. ठीक है, कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाता है. अब इस 100% में से लेट्स सपोज 35 यूनिट्स जो इंसोलेशन का है, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस. ठीक है, वापस से स्पेस में चला गया. ओके, बची हुई 65 यूनिट्स अर्थ ने क्या कर ली, एब्जॉर्व कर ली. ठीक है, 65 यूनिट्स अर्थ तक पहुंची, 35 यूनिट्स डायरेक्टली स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक हो गई. अब आपको डाउट आ सकता है कि एटमॉस्फेयर में 35 यूनिट्स कैसे रिफ्लेक्ट हुई. तो ध्यान से देखिए, ये जो 35 यूनिट्स आई, इसमें से अप्रोक्सीमेटली हमने कुछ डिवीजन मार्क करा हुआ है. ठीक है, जो आपको इस इमेज में भी दिख रहा है. ठीक है, 100% टोटल सोलर रेडिएशन था, जिसमें से एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स के होने की वजह से 27 यूनिट्स रिफ्लेक्ट बैक हो गई. ठीक है, क्लाउड्स ने उसको क्या कर दिया, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट बैक कर दिया स्पेस में. ठीक है, उसके बाद 2 यूनिट्स, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है 2 यूनिट्स बाय अर्थ. इसका मतलब यह है कि अर्थ के ऊपर जो स्नो या आइस कवर्ड रीजन है वहां से वो रिफ्लेक्ट बैक कर गई. ठीक है, 27 + 2 29 हो गया. अभी भी 6 यूनिट लेफ्ट है, तो 6 यूनिट क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में जो अदर कंपोनेंट्स है उनसे क्या हो गई, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो गई. ठीक है, मतलब स्पेसिफिकली क्लाउड्स और आइस कवर्ड रीजन नहीं बोला, एटमॉस्फेयर के थ्रू रिफ्लेक्ट हो गई. तो टोटली कितना हो गया, 35 यूनिट्स हो गया. मतलब सन से जो रेज आई थी उसमें से 35 यूनिट्स तो जो आई थी वो वापस रिफ्लेक्ट बैक कर गई. बचती है कहानी 65 यूनिट्स की, कि इसका क्या हुआ, क्या जितना भी ये अर्थ ने एब्जॉर्व करा उतना वापस रिफ्लेक्ट बैक होगा या नहीं होगा. ठीक है, बिफोर गेटिंग इनटू दैट एक चीज याद रखना कि ये जो रिफ्लेक्शन होता है अर्थ के ऊपर से, ठीक है, इसको बोला जाता है अल्बीडो ऑफ द अर्थ. ठीक है, ये शॉर्ट आंसर्स में क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखना कि अल्बीडो ऑफ द अर्थ क्या होता है. ठीक है, द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड अल्बीडो ऑफ द अर्थ. ओके, अब बात करते हैं 65 यूनिट्स की. बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है, बस ध्यान से समझने की कोशिश करना, अपने आप आएगा. इस 65 यूनिट्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाँ देखो, ये शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन है, इंसोलेशन है, ये क्लाउड्स का आपने बता दिया कि कैसे रिफ्लेक्ट बैक हुआ. ठीक है, इस 65 यूनिट्स में से 51 यूनिट्स तो आपके अर्थ ने एब्जॉर्व करी. ठीक है, अर्थ तक पहुंची. ओके, तो अगर 65 यूनिट्स में से 51 यूनिट अर्थ एब्जॉर्व कर रहा है तो बची हुई 14 यूनिट्स का क्या, 14 यूनिट्स एटमॉस्फेयर एब्जॉर्व कर लेता है. ठीक है, एटमॉस्फेयर ने क्या करा, एब्जॉर्व करा.
ओके, अब बात आती है कि फिर इसको बैलेंस आउट कैसे करते हैं। अब ध्यान से देखना, ये 35 को मर्ज मत करना, अब बचा सिर्फ 65 यूनिट। इस 65 यूनिट में से 14 यूनिट्स एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्व करा। अब आप बोलोगे कि एटमॉस्फेयर तो ट्रांसपेरेंट होता है शॉर्ट वेव रेडिएशंस के लिए, बट मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था वाटर वेपर, ओजोन और भी अदर गैसेज है एटमॉस्फेयर में जो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, वो कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्व कर लेती। तो वो कुछ गैसेज जो शॉर्ट वेव या नियर इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्व कर लेती हैं, वो कितना परसेंट करेगी या कितने यूनिट्स करेगी, 14 यूनिट्स। अब बच कितना रहा है आपका, 51 यूनिट्स जो अर्थ ने एब्जॉर्व करा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो सेग्रीगेशन लिखा है 14, 34 और ये 17। ठीक है, ये टोटल वो सेग्रीगेशन है जो 65 यूनिट्स आपके अर्थ तक पहुंचा था। ठीक है, ये जो 65 यूनिट जो अर्थ तक पहुंचा था, जिसमें से 14 यूनिट एटमॉस्फेयर ने करा और 51 यूनिट किसने एब्जॉर्व करा, अर्थ ने करा। ठीक है, अब देखिए, आगे देखिए, अब बात आती है आपके 51 यूनिट्स की। ठीक है, जो अर्थ तक पहुंची। ठीक है, मैं उसी डायग्राम को कंटिन्यू कर रही हूं। इस 51 यूनिट्स में से 17 यूनिट्स जब अर्थ पे आके स्ट्राइक करी थी, मतलब जो 51 यूनिट्स एज अ होल आके स्ट्राइक करी अर्थ के ऊपर, उसमें से 17 यूनिट्स, कितने यूनिट्स, 17 यूनिट्स डायरेक्टली स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। भूलिएगा मत कि जब अर्थ के ऊपर एनर्जी आती है और जब अर्थ हीट अप होती है तो इट बिकम्स अ रेडिएटिंग बॉडी, और जब ये रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है तो इट स्टार्ट्स एमिटिंग आउट द रेडिएशंस। उस रेडिएशन में से 17 यूनिट तो क्या होगा, डायरेक्टली स्पेस में चला गया। कहाँ चला गया, स्पेस में चला गया। ध्यान रखना, अब अगर 51 में से 17 यूनिट चला गया तो बचा कितना, 34 यूनिट्स। ठीक है, तो अब आपको डाउट आएगा कि मैम 51 यूनिट्स तो अर्थ के पास पूरी आई थी, तो ये तो पूरी जानी चाहिए। ऑफ कोर्स ये पूरी जाएगी, जिसमें से 17 तो डायरेक्टली चली गई और जो बची हुई 34 है वो किसने एब्जॉर्व करी, एटमॉस्फेयर ने कर ली। वापस से एटमॉस्फेयर ने इसको एब्जॉर्व कर लिया। अब ध्यान रखना कि अर्थ से जो रेडिएशन वापस जा रहा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में, और बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर भी गैसेस इन लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए ओपेक होती है। ओपेक होती है मतलब ये इसको एब्जॉर्व कर लेती है एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो स्पेस में डायरेक्टली जा रही थी उसको भी वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए वो नहीं रह पा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग जैसा फिनोमेना हो रहा है। ठीक है, यही एक कारण है क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट चेंज होने के लिए। ठीक है, ओके, अब बात आती है कि 34 यूनिट्स जो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्व करा, इसका भी कोई सेग्रीगेशन है। यस, इसका सेग्रीगेशन ध्यान से देखना आप लोग। 6 यूनिट तो एटमॉस्फेयर ने डायरेक्टली एब्जॉर्व करी, यहाँ पे लिखा हुआ है +6। ठीक है, ये 17 जो स्पेस में गई, देखो जो वापस जा रही है वो कैसी है, लॉन्ग वेव है। जो आई थी वो कैसी थी, शॉर्ट वेव था। 6 का हो गया 17, मैंने भी आप लोगों को पिछला बताया था कि रेडिएटेड टू स्पेस फ्रॉम अर्थ। अब बात आती है कि बची हुई यूनिट्स का क्या है। ठीक है, इसमें से देखो 9 यूनिट्स टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन में यूज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बची हुई आपके 19 यूनिट्स कंडेंसेशन में, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन में यूटिलाइज हो जाती है। तो ये टोटल कितना हो गया, 34 यूनिट्स। ठीक है, अब बात आती है कि ये एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्व करा। अब जो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्व करा, क्या वो वापस स्पेस को रिफ्लेक्ट बैक करेगा या वापस रेडिएट करेगा? ऑफ कोर्स यस। ठीक है, रेडिएट करना, रेडिएट बोलना ज़्यादा सही है। तो अब देखो 34 प्लस, भूलिएगा मत, अभी हमने पिछली स्लाइड में लिखा था कि 14 यूनिट्स एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्व करी थी, तो ये 14 भी तो एटमॉस्फेयर के पास ही है ना, और 34 और आ गई, तो टोटल एटमॉस्फेयर के पास कितनी हुई, 34 प्लस 14 इट इज 48 यूनिट्स एटमॉस्फेयर के पास है टोटल। एटमॉस्फेयर इसको क्या कर देगा, रेडिएट कर देगा। एंड 17 यूनिट तो अर्थ ऑलरेडी स्पेस में भेज चुका है, तो अगर मैं इसमें +17 कर दूं तो इट इज इक्वल्स टू 65 यूनिट्स। ओके, यही तो हम समझाना चाह रहे थे कि जितना अर्थ ने रिसीव करा उतना वापस उसने क्या कर दिया, रेडिएट कर दिया। अगर अर्थ ऐसा नहीं करती तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाता, और यही हीट बजट है कि जितना लिया उतना वापस भेज दिया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि प्रेजेंटली जो आपका हीट बजट है इट इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, और यही कारण है आपके क्लाइमेट चेंज का।
ठीक है। और मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया भी था ग्लोबल वार्मिंग वाला कॉन्सेप्ट, तो उससे उसको रिलेट करके याद रखिएगा। ओके, अब बात आती है हीट बजट समझने के बाद कि जो आप लोग हीट बजट की बात कर रहे हैं, क्या उसमें कोई वेरिएशन है, मतलब पोल्स पे इंसोलेशन कम होता है या ज़्यादा होता है, या इक्वेटर पे क्या होता है, अब वो समझने वाली बात है। उसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ग्लोबल हीट इम्बैलेंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे इस इमेज में तो आपको समझ में आएगा, जो इधर एक्स एक्सिस पे मार्क है इट इज़ योर लैटिट्यूड, ठीक है, एंड इधर जो वाई एक्सिस पे इट इज़ एनर्जी विच इज़ इन वॉट पर मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिए ग्राफ को, बहुत इजी है। जो ब्लू कलर वाली लाइन आपको दिख रही है इट इज एब्जॉर्ब्ड सोलर एनर्जी, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं इंसोलेशन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंसोलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं और अच्छे से दिख जाएगा आपको, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंसोलेशन बोल सकते हैं। और जो आपको रेड कलर में मार्क है इट इज योर आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो अर्थ से वापस जाता है। अब ध्यान से देखो, नीचे में लैटिट्यूड है, अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री साउथ तक अगर आप बात करोगे ग्लोब के ऊपर, देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ भी कर देती हूँ, दिस इज योर इक्वेटर, अप्रोक्सीमेटली मार्क कर देते हैं, ये हमारा 40 डिग्री नॉर्थ और नीचे में हमारा 40 डिग्री साउथ। ओके, इन दोनों के बीच में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो इंसोलेशन होता है इट एक्सीड्स आउट, किसको एक्सीड करता है, आपके टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को। तभी आप ध्यान से देखो जो इंसोलेशन है उसका ग्राफ ऊपर है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और अगर आप 40 डिग्री नॉर्थ के ऊपर चले जाओ या 40 डिग्री साउथ के नीचे आ जाओ तो आपके जो आउटगोइंग रेडिएशन है वो इंसोलेशन से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप कह सकते हो कि 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में इंसोलेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए और पोल्स पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंडक होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो वेरिएशन है इस इम्बैलेंस को बैलेंस करा जा सकता है। और इसको बैलेंस कैसे करा जा सकता है, थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। कहने का मतलब ये है कि नेचर में अलग अलग तरह के सर्कुलेशंस होते हैं जिसके वजह से ये जो ट्रॉपिक्स और 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच का जो हाई टेम्परेचर है इट शिफ्ट पोलवर्ड्स, पोल्स की तरफ हो जाता है, और पोल्स पे जो एक्सट्रीम कोल्डनेस है इट शिफ्ट टूवर्ड्स इक्वेटर, ठीक है। अगर इक्वेटर पे पोल्स की ठंडी हवा नहीं आती तो लाइफ पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है हमेशा, ठीक है। इसलिए हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंस करने के लिए अभी मैंने आप लोगों को बोला था सर्कुलेशंस रिस्पॉन्सिबल है। उसमें से जो सर्कुलेशंस हैं वो 2 तरह के होते हैं, देखो ध्यान से कैसे होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, और सेकेंड है आपका ओशियनिक सर्कुलेशन। आप लोगों को ये नॉमेनक्लेचर सुन के ही समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या है। मतलब वो सर्कुलेशंस जो एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं, ठीक है, विंड्स के थ्रू वो होते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, और जो वाटर बॉडीज के थ्रू हो रहे हैं वो होते हैं ओशियनिक सर्कुलेशन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ हीट ट्रांसफर, अप्रॉक्सीमेटली बोल रही हूँ, एंड ओशियनिक सर्कुलेशन अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ हीट ट्रांसफर। मतलब जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। इसी में हम लोग प्लैनेटरी इवेंट्स और सारे कॉन्सेप्ट जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होते हैं वो यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। और ओशियनिक सर्कुलेशन में मेनली हमारे ओशियन करंट्स आते हैं जिसमें हम कोल्ड और वार्म करंट्स बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप लोग याद रखिएगा, हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग पहले एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है और उसके डिफरेंट लेयर्स को समझेंगे, ठीक है। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट. Till then, keep revising. Thank you.